तो लिम्फोसाइट हम लोग आगे पढ़ेंगे, एंटीबॉडी सिक्रीट हुआ, ओके, इंटरल्यूकिन्स, सीएल्स, साइटोकाइंस एक्सेट्रा, ये सब सिक्रीट करता है। अब आते हैं हम लोग, कहाँ से थे? अभी भी हिस्ट्री में थोड़ा है। उसके बाद क्या हुआ, लेटर 1890 में इट वाज फाउंड दैट, 1895 में 1885 में सॉरी, पास्चर ने पहला ह्यूमन वैक्सीन किया, रेबीज वाला, जो उस बच्चे को दिया। बाद में बड़ा होकर के वो पास्चर इंस्टीट्यूट बनाया। फिर लेकिन 1890 में ही इट वाज फाउंड दैट, और 1895 में 95 में पास्चर डेथ हो गया था पास्चर का। लेकिन उसके डेथ होने से 5 साल पहले ही, और इसका फर्स्ट वैक्सीन बनाने के 5 साल बाद, इट वाज ऑल्सो फाउंड दैट सीरम, सीरम जो था, द लिक्विड नॉन सेलुलर कंपोनेंट रिकवर्ड फ्रॉम कोगुलेटेड ब्लड from animals previously immunized with diphtheria could transfer the immune state to unimmunized animals. diphtheria का फिर एक्सपेरिमेंट हुआ 1890 में। एंड लेकिन इसके साथ इस एक्सपेरिमेंट के वजह से इन्होंने क्या बता रहा है कि देयर इज सम ह्यूमोरल कंपोनेंट विच इज इम्पार्टिंग द इम्यूनिटी। क्योंकि सीरम को इंजेक्ट किया ना, सीरम में क्या था, सेल नहीं है, सीरम इज सेललेस, सीरम द लिक्विड यानी नॉन सेलुलर कंपोनेंट है, रिकवर्ड फ्रॉम कोगुलेटेड ब्लड, ब्लड को कोगुलेट करने के बाद जो लिक्विड बचा वो होता है सीरम। तो इसमें सेल नहीं है, और इसको भी जब हम इंजेक्ट किया गया तो उससे इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है इस सीरम से। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिजॉल्व कंपोनेंट्स हैं, यानी सेल नहीं है, डिजॉल्व कंपोनेंट्स है, दैट इज गिविंग टू द इम्यूनिटी। साथ ही साथ 1883 में, इसके पहले ही, 1893 से पहले ही, बिफोर द डिस्कवरी दैट ए सीरम कंपोनेंट कुड ट्रांसफर इम्यूनिटी, मैचिनकॉफ जो है 1883 में, इसको भी नोबेल प्राइज मिला था, और इसको भी नोबेल प्राइज मिला, लुईस पास्चर के, ये वाला जो बंदा जो किया था ये वाला काम, इसका नाम नहीं लिखे हैं, इसको भी नोबेल प्राइज मिला 1901 में, ठीक है। और मैचिनकॉफ को भी 1901 में दिया गया था नोबेल प्राइज। तो इसने जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया कि द सेल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इम्यून स्टेट ऑफ एन एनिमल। सेल भी करता है, नॉट ओनली, लेकिन ये तो पहले डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था, पहले दे दिया था 1883 में। तो ये अपना ताल ठोके हुए था कि नहीं, सेल करता है, सेल, ये पहले बता चुका था कि सेल कंट्रीब्यूट टू द इम्यून स्टेट ऑफ एन एनिमल। उसके बाद 1890 में इसने शो किया कि नहीं, डिजॉल्व कंपोनेंट is making the animal immune. So he observed that the certain white blood cells which he termed phagocytes, क्या किस लिए, कैसे बोला ये कि सेल करता है इम्यूनिटी सिस्टम को, क्योंकि इसको फैगोसाइट्स मिला, इसने फैगोसाइट्स देखा पहली बार, that are okay, and that phagocytes were ingesting, phagocytosing the microorganisms and other foreign material, noting that these phagocytic cells were more active in animals that had been immunized। मतलब नॉर्मल आदमी में तो हो ही रहा है, लेकिन जिसको हम पहले से इम्यूनाइज कर दिए, यानी जिसको हम वैक्सीन भी दे रहे हैं, दिए हैं, पहले से इम्यूनाइज किए हैं, तो जब सेकेंड टाइम जब एनकाउंटर हो रहा है तो उस टाइम फैगोसाइट्स और भी ज्यादा एक्टिव होते हैं। दो इसने ऑब्जर्वेशन किया, फर्स्ट टाइम भी फैगोसाइटिस हो रहा है, लेकिन सेकेंड टाइम में भी, सेकेंड टाइम जो है फैगोसाइटिक सेल्स जो है दे आर मोर एक्टिव। तो मैचिनकॉफ ने हाइपोथेसाइज किया कि सेल्स रादर देन सीरम कंपोनेंट, इसने उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया पहले वाला, ठीक है। सेल्स रादर देन सीरम कंपोनेंट्स वेयर द मेजर इफेक्टर्स ऑफ द इम्यूनिटी, or the active phagocytic cells identified by Metcalfe were likely blood monocytes and neutrophils। जो ये phagocytes देखा था वो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स थे।
अब देखते हैं ह्यूमोरल। बाद में, बहुत बाद में जाकर के ये डिस्कवर फिर साइंटिस्ट लोगों ने कंफर्म किया कि दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों में बहुत ये दो, देयर वर टू स्कूल्स ऑफ थॉट इन इम्यूनोलॉजी. One school of thought were saying that humoral components are the more important for imparting the immunity, and the second school of thought was admitting that cellular components are the major determinants of the immunity. Both school of thoughts were correct later on. Okay, humoral immunity. अब पढ़ते हैं क्या है. The debate over cells versus soluble mediators of immunity raged for decades. दशकों तक ये बहस चलती रही कि soluble mediators immunity दे रहा है कि सेल दे रहा है, दोनों के बीच में. In search of the protective antigen of the immunity, various researchers in the early 90s, अब 1900 का जमाना आ गया, help characterize the active immune components in blood serum. उसमें बहुत सारा एक्टिव इम्यून कंपोनेंट ब्लड सीरम में कैरेक्टराइज किया गया. द सॉल्युबल कंपोनेंट कुड न्यूट्रलाइज और प्रेसिपिटेट टॉक्सिन्स एंड कुड एग्लूटिनेट, यानी क्लम्प कर देता है बैक्टीरिया का. तो कुछ जो है बैक्टीरिया यानी एंटीजेंस, ये टॉक्सिन क्या हो गया, पहले उन्होंने नाम दिया टॉक्सिन, बोला टॉक्सिन है जो बैक्टीरिया रिलीज कर रहा है, सॉल्युबल कंपोनेंट. और उसी टॉक्सिन को हमारा इम्यून सिस्टम जो है आइडेंटिफाई कर रहा है और आइडेंटिफाई करके उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर रहा है. बट लेटर ऑन दिस टॉक्सिन्स वर नॉट टर्म्ड एज एंटीजेंस. साथ ही साथ एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा तरीका यह कि पूरा का पूरा बैक्टीरिया होल, ये तो बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रीट किया हुआ टॉक्सिन या एंटीजन, या पूरा का पूरा बैक्टीरिया होल, उसको पूरे बैक्टीरिया को, यानी बैक्टीरिया के चारों तरफ एंटीबॉडी आ जाएगा. अब समझ लो आप आज के केस में एंटीबॉडी, लेकिन उसमें नहीं पता था एंटीबॉडी है ये. तो ये कैसे कर रहा है, एग्लूटिनेट कर रहा है. जब चारों तरफ एंटीबॉडी उसको घेर लेगा, क्लम्प बना देगा, तब वो एग्लूटिनेट हो जाएगा, क्लम्प का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये दोनों काम कर रहा था, प्रेसिपिटेट कर रहा है टॉक्सिन को यानी डिजॉल्व कंपोनेंट्स को, और जो पैथोजन है उसको भी एग्लूटिनेट कर रहा था. ये सब ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने 90s में. In each case, the component was named for the activity it exhibited. तो जो भी उनको एक्टिविटी एग्जिबिट हुआ, उसका सॉल्युबल कंपोनेंट का जो भी एक्टिविटी उन्होंने देखा, उसी आधार पर उसका नाम रख दिया. यानी एंटी टॉक्सिन के अगेंस्ट जो हमारा सॉल्युबल कंपोनेंट्स वर्क कर रहा है, यानी एंटीजन के अगेंस्ट जो सॉल्युबल कंपोनेंट वर्क कर रहा है, उसका नाम दिया एंटी टॉक्सिन. यही एंटी टॉक्सिन आज एंटीबॉडी कहलाता है. और प्रेसिपिटीन ये भी एंटीबॉडी ही है. ग्लूटीन काम के आधार पर सब जो है एंटीबॉडी ही कर रहा है. ओके, रिस्पेक्टिव. लेकिन पहले अलग अलग नाम दिया गया काम के आधार पर, और ये सोचा गया कि इसके लिए अलग मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग. बट इनिशियली डिफरेंट सीरम कंपोनेंट्स, वही बोल रहे हैं, इनिशियली ये डिफरेंट सीरम कंपोनेंट्स वर थॉट टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच एक्टिविटी. बट ड्यूरिंग 1930s, 1930 आते आते तक जो फिर एडवांसमेंट हुआ इम्यूनोलॉजी में, डिस्कवरी हुई, मेनली थ्रू द इफर्ट्स ऑफ एल्विन कबाट. ये साइंटिस्ट थे 1930 में. ए फ्रैक्शन ऑफ सीरम, ओके, सीरम से उन्होंने आइसोलेट किया, ए फ्रैक्शन, उसी सीरम से आइसोलेट किया गामा ग्लोब्यूलिन. इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोला जाता है. गामा ग्लोब्यूलिन इन्होंने आइडेंटिफाई किया, कैरेक्टराइज किया, आइसोलेट किया पहली बार, एंड वाज शोन टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज. ये सारा एक्टिविटी जो है, माउस क्यों नहीं अच्छा से काम कर रहा है, ये सारा एक्टिविटी जो है, कौन सा एक्टिविटी, ये वाला जिसके लिए एंटीटॉक्सिन, प्रेसिपिटीन और एग्लूटिन उन्होंने अलग अलग नाम दिया था. ये सारे एक्टिविटी जो है उसके लिए एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है गामा ग्लोबुलिन. 1930 में पहली बार इसको निकाला गया, कैरेक्टराइज किया, प्यूरिफाई किया एल्विन कबाट ने, एंड वाज शोन टू रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज. देन द सॉल्युबल
active molecules in the immunoglobulin fraction of the serum are commonly referred to as antibodies, और उसी को फिर एंटीबॉडी भी कहा गया। Because these antibodies were, तो एंटीबॉडी नाम पहली बार इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी कब अब आया पिक्चर में 1930 में। Because these antibodies were contained in body fluids known at that time as body humors, the immunologic events that they participated in was the humoral immunity. इसीलिए ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है उसी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहा जाता है। अब देखिए एंटी सीरम यानी एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम फ्रैक्शन। एंटी सीरम किसको बोलते हैं? अभी कोरोना का बहस चल रहा है, उस समय आप लोग बोर तो नहीं हो गए हो? नो सर। क्योंकि देखो ये जो इंट्रोडक्शन ओवरव्यू जो है मैं थोड़ा अच्छा से डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इसी को अगर आप डिटेल से समझ गए ना, फर्स्ट चैप्टर ही जो है आपका ऑलमोस्ट पेपर ही कंप्लीट है, समझो एक तरह से। ठीक है, उसके बाद जब हम थोड़ा थोड़ा में आएंगे ना तो तुरंत वो थोड़ा थोड़ा डिटेल ही से बताएंगे सब कुछ का, ताकि ये सिलेबस जल्दी, तो इसको भी समझ जाओगे तो ओवरऑल तुमको इम्यूनोलॉजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ब्रेक चाहते हो तो बोलो। somebody needs break, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके। एंटी सीरम जो टर्म है, देखो सीरम हम बता दिए, आपके ब्लड को हम लिए कोगुलेट किए, उसका पानी जो बच गया वो सीरम हो गया। एंटी सीरम क्या होता है? एंटी सीरम इसलिए कहा जाता है कि उस सीरम के अगेंस्ट ये रेज किया गया। मतलब अगर हम सीरम लेके, आपका सीरम लेके हॉर्स में इंजेक्ट कर दिए, सपोज एक एक्सपेरिमेंट के लिए, आप में तो इंजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप तो करने दोगे नहीं, तो आपका हम सीरम लिए, ब्लड लिए और उससे सीरम निकाले, हॉर्स में इंजेक्ट कर दिए, घोड़ा कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप लगा लेगा सुई। तो क्या होगा? हॉर्स के अंदर आपका प्रोटीन चला गया ब्लड में उसके, और आपका प्रोटीन जो है हॉर्स के इम्यून डिफेंस सिस्टम के लिए, उसके लिए क्या हो गया? फॉरेन है। आपका ब्लड सीरम में कितना सारा प्रोटीन है, कितना सारा एंटीबॉडी है, जो आपका एंटीबॉडी है वो आपके सीरम में हॉर्स के अंदर चला गया, लेकिन वो एंटीबॉडी जो है हॉर्स के लिए एंटीजन है, वो पहचान लेगा कि हमारा नहीं है, ये फॉरेन है। ठीक है, तो हॉर्स क्या करेगा? हॉर्स के बॉडी में क्या होगा? उस एंटीजन जो आपका एंटीबॉडी गया उसके अगेंस्ट वो फिर एंटीबॉडी बनाएगा, यानी आपके एंटीबॉडी के अगेंस्ट हॉर्स विल प्रोड्यूस देयर ओन एंटीबॉडी टू न्यूट्रलाइज योर एंटीबॉडी और अदर प्रोटीन्स। जो भी प्रोटीन है, जो भी एंटीजन का जिसको समझ रहा है वो, मतलब जितने भी प्रोटीन्स को वो एंटीजन कैप्चर कर लेगा। तो अब हॉर्स से हम उसी सीरम को आइसोलेट कर लेंगे। हॉर्स से अब हम खून निकाल लिए, 1 सीसी खून निकाल लिए हॉर्स का, उससे रेड ब्लड सेल हटा दिए, उसका भी हम ब्लड कोगुलेट करके सीरम निकाल दिए हॉर्स से। तो क्या हो गया? ये जो सीरम कहलाया, अब हॉर्स वाला सीरम वो कहलाएगा एंटी सीरम। ठीक है, ये कहलाएगा एंटी सीरम। आपके सीरम को हम इंट्रोड्यूस कर दिए हॉर्स में, हॉर्स के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स हुआ। आफ्टर 2-3 months वी विल आइसोलेट द हॉर्स blood and we will isolate the serum from the horse. Then now this serum will contain, जो हॉर्स से सीरम आया which is called as anti serum, this serum will contain antibodies against you, antibodies against your molecules, so this is called as anti serum. समझ में आया आपको एंटी सीरम क्या है? तो इसका एग्जांपल देख आपको पता है, सांप काटता है तो क्या करते हैं? सांप काटता है तो एक इमरजेंसी यूज के लिए होता है वैक्सीन। वो किस टाइप का वैक्सीन है? एंटी सीरम टाइप का वैक्सीन है। मतलब उसमें हम क्या किया गया है, स्नेक वेनम को एज ए एंटीजन यूज किए हैं, बहुत ही कम मात्रा में हॉर्स को दे दिए, बहुत ही ज्यादा उसको डाइल्यूट कर दिया गया स्नेक के वेनम को, जो प्रोटीन है
जो टॉक्सिक प्रोटीन है स्नेक के वेनम में प्रेजेंट, उसको हम इंजेक्ट कर दिए हॉर्स में बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही डाइल्यूट करके। हॉर्स को कुछ ज्यादा हुआ नहीं, और उसके 2-3 महीना के बाद हम हॉर्स का ब्लड आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं, और उसके ब्लड से फिर सीरम निकाले। सीरम को फिर प्यूरिफाई करके इम्यून उसका एंटीबॉडी जो है, इम्यूनोग्लोबिन्स जो है, गामा इम्यूनोग्लोबिन्स जो है, उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है पाउडरी फॉर्म में, एंड वो सीसी में पैक करके हॉस्पिटल में सप्लाई कर दिया जाता है। डायरेक्ट डॉक्टर क्या करता है, डिस्टिल वाटर लेता है, उसमें इंजेक्ट करता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में देगा तो प्रोटीन है वो खराब हो जाएगा प्रोटीन, इसलिए पाउडर फॉर्म में दे देता है, प्रोटीन खराब नहीं होगा। अब जिस समय इंजेक्ट करना है उसी समय डिस्टिल वाटर निकाला, उसमें रबर में घुसा के इंजेक्ट किया, मिलाया, फिर सिरिंज में लिया उसको, एट द साइट ऑफ द बाइट ही इंजेक्ट्स। ठीक है, 2 people आर वेटिंग। स्नेहा, ओके, दिलसाद इज ऑल्सो वेटिंग, लेकिन दिलसाद तो लेट आई है, हम लेट आने वाले को नहीं लेंगे अभी, नेक्स्ट क्लास में आएगा तब लेंगे, जब क्लास चल रही है नहीं लेंगे, जो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया बस उसी को लेंगे। ओके, एंटी सीरम समझ में आया आपको? तो ये टेक्निक यूज किया जाता है अभी भी। एंटी सीरम, द एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम फ्रैक्शन, यानी जिसमें एंटीबॉडी होता है, ओके, फ्रॉम ए पैथोजन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल। ठीक है, पैथोजन से अगर इंडिविजुअल को एक्सपोज किया गया है तो उसके जो सीरम में है एंटीबॉडी होगा उस पैथोजन के अगेंस्ट। Derived in this case from horses, was given to patients suffering from diphtheria and tetanus. Today, there are still therapies that rely on transfer of immunoglobulins protect susceptible individuals. जैसे आज के डेट में हो रहा है ये। वैक्सीन तो अभी आ गया, वैक्सीन आने से पहले क्या कर रहा था, सीरम प्लाज्मा जो सुन रहे थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी यूज ऑफ, देखो यही बता रहे, इमरजेंसी यूज ऑफ इम्यून सीरम, इमरजेंसी यूज है क्योंकि सांप काट लिया है, कंटेनिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक और स्कॉर्पियन वेनम्स इज ए कॉमन प्रैक्टिस फॉर ट्रीटिंग बाइट विक्टिम्स। तो उसमें एंटीबॉडी तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये जो है ये वैक्सीन नहीं है, आप इसको वैक्सीन से कंफ्यूज मत करना। क्यों वैक्सीन नहीं है एंटी सीरम? क्योंकि इसमें पहले से एंटीबॉडी हम मौजूद है, इसमें हम एंटीबॉडी ही डायरेक्ट दे रहे हैं, समझ रहे हो? एंटीबॉडी जो है वो फॉरेन इन ओरिजिन है, वो बाहर से, यहाँ पर क्या है, हॉर्स का एंटीबॉडी है जो कि स्नेक के एंटीजन से लड़ रहा है। स्नेक का जो जहर था वो अब एंटीजन है, आदमी को काट लिया, उसमें जो हम एंटी सीरम का जो इंजेक्शन दिए उसमें क्या था, एंटीबॉडी था। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी है। और वैक्सीन में क्या हो रहा था, अंतर आप लोग समझो, वैक्सीन में क्या हो रहा है, वैक्सीन में एंटीजन दिया जा रहा है, एटीन्यूएटेड पैथोजन को ही, या पैथोजन का फ्रेगमेंट को, या पैथोजन का किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल को जो उसके लिए मेजर डिटर्मिनेंट है, उसको हम इनोकुलेट करते हैं। समझ गए बात को? तो वहां पर हो गया वैक्सीन के केस में एंटीजन हम दिए, उस एंटीजन से फिर एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुआ, वो एंटीबॉडी हमारा सिस्टम प्रोड्यूस किया, हमारा इम्यून बॉडी सिस्टम। तो ये जो है एक्चुअली इमरजेंसी यूज के लिए नहीं है वैक्सीन, वैक्सीन जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। ओके, मतलब आगे फ्यूचर में फिर कभी इसको ये बीमारी नहीं हो। शुरू में क्योंकि इम्यूनिटी एलिसिट करने में उसको कुछ टाइम लगेगा, जैसे देख लो आज बहुत केस आ रहा है, वैक्सीन लग गया फिर भी बीमारी हो गया, कोरोना हो गया, मर गया, लोग वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, समझते हैं नहीं वैक्सीन का लिमिटेशन है। वैक्सीन जो है वो आपको क्या दे रहा है, एंटीजन दे रहा है एटीन्यूएटेड। अब उस एंटीजन के अगेंस्ट जो इम्यून रेस्पॉन्स होगा, एलिसिट होगा इम्यून रेस्पॉन्स, उसमें कुछ टाइम लगता है। ओके, लेकिन इमरजेंसी यूज में डायरेक्ट एंटीबॉडी ही दे दिए। ठीक है, एंटीबॉडी ही हम इमरजेंसी यूज में, जहां सांप काटा है तो एंटी सीरम, इसमें एंटीबॉडी है। सो दिस फॉर्म ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये वाला जो एंटी सीरम कर रहे हैं, दे रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी, यानी ये हमारा इम्यूनिटी नहीं है, पैसिव है, बाहर से एंटीबॉडी दिया गया, पैसिव इम्यूनिटी, बिकॉज द इंडिविजुअल रिसीविंग इट
did not make his or her own immune response against the pathogen. उसका इम्यून रिस्पॉन्स अपना नहीं था, इमरजेंसी था, बाहर से एंटी सीरम दे दिया गया दूसरे जानवर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा के। किस केस में ये, लेकिन ये स्ट्रेटजी हर केस में काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्नेक बाइट है, अब जान जाएगी, उसका फिर अदर रिपरकशंस होता है एंटी सीरम का देने के बाद। अगर गलती से उसको एंटी सीरम पड़ गया और स्नेक बाइट नहीं हुआ है, झूठो बोल दिया कि सांप काट लिया, तो उसके लिए फिर वो सुने ही होगे जहर का काट जहर होता है, अगर नहीं काटा तो फिर वो भी जहर है उसके लिए। Okay, so this is for the emergency use. Newborn infants benefit from the passive immunity by response of maternal antibodies. Newborn baby भी जो है वो सुने होंगे, बच्चा के अंदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग से मैटरनल एंटीबॉडी भी जाता है, तो उससे उसको पैसिव इम्यूनिटी, मतलब वहां भी एंटीबॉडी जो है मदर से आया तो पैसिव इम्यूनिटी हुआ, क्योंकि अभी न्यूली बॉर्न में इतना डेवलप नहीं हुआ इम्यूनिटी by the presence of maternal immunity in their circulation. Passive immunity may also be used as preventive prophylaxis to boost the immune potential of those with compromised immunity or who anticipate future exposure to a party. मतलब ये future strategy है कि अगर कहीं किसी इलाके में अगर कोई महामारी फैलने की संभावना है या फैलती है, जैसे अभी हो रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज फैल रहा है, तो पैसिव इम्यूनिटी हम दे सकते हैं। पैसिव इम्यूनिटी जैसे अभी वैक्सीन आने से पहले हो रहा था, प्लाज्मा वाला ट्रांसफर, सीरम ट्रांसफर जो लोग डोनेट कर रहे थे वही है, लेकिन उतना ये चलो। फिर while passive immunity can supply a quick solution, क्विक सॉल्यूशन तो है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड लिमिटेड as the cells that produce these antibodies are not being transferred. क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो लिमिटेड है, बाहर से आया था, हमारे अंदर तो सोर्स है नहीं, उस एंटीबॉडीज को सिक्रीट किया था दूसरे सोर्स के सेल्स ने, तो दिस इज लिमिटेड है, शॉर्ट लिव्ड है, बट काम कर गया, शॉर्ट लिव्ड है, इमरजेंसी में सांप काटा बच गया। On the other hand, administration of a vaccine or natural infection, दूसरी तरफ वैक्सीन यानी एटेन्यूएटेड पैथोजन, किल्ड पैथोजन, जो बीमारी नहीं काउज करेगा लेकिन आपको मजबूत बना देगा लड़ने के लिए, ठीक है, तो वैक्सीन जो है, या वैक्सीन यानी एटेन्यूएटेड पैथोजन या नेचुरल पैथोजन। नेचुरल पैथोजन में नेचुरल इन्फेक्शन में क्या है? वायरुलेंट पैथोजन है, यानी बीमारी काउज करने वाला पैथोजन। ओके, इज सेड टू एंजेंडर मतलब देना होता है, इम्पार्ट करना। इट्स सेड टू एंजेंडर काउज और गिव राइज टू। ओके, काउज और गिव राइज टू, ये दोनों की ये वैक्सीनेशन या नेचुरल इन्फेक्शन या जो बाहर से जो पैथोजन है, इसकी वजह से एक्टिव इम्यूनिटी होता है। अभी हम पैसिव इम्यूनिटी पर है जिसमें एंटीबॉडी बाहर से था, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी में जो है आपका जो है बाहर से आया, तो हम क्या बोले? एक्टिव इम्यूनिटी यानी वैक्सीन के केस में आपका एटेन्यूएटेड पैथोजन है या पैथोजन का फ्रेगमेंट है, या नेचुरल इन्फेक्शन में यानी पूरा होल वायरुलेंट पैथोजन है, यह जो है आपके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करता है इन द होस्ट। ओके, so the production of one's own immunity takes place. So this is more required. Active immunity आपको हमेशा काम आएगा, जीवन भर काम आएगा। पैसिव इम्यूनिटी जो है शॉर्ट लिव्ड होता है, त्वरित के लिए, इमरजेंसी यूज के लिए है। तो ये जरूरी है कि एक्टिव इम्यूनिटी इम्पार्ट किया जाए, इसीलिए बच्चों को दे दिया जाता है वैक्सीन, ताकि लाइफ लॉन्ग उसका एक्टिव इम्यूनिटी रहे फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। So the induction of active immunity can supply the individual with renewables, बार बार उसको पैदा किया जा सकता है, रिन्यूएबल यानी एंटीबॉडी बार बार प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी जब एंटीजेनिक चैलेंज होता है, जब पैथोजन एंटर करता है आपके बॉडी में, तो उस पैथोजन से लड़ने के लिए उस पैथोजन के लायक जो एंटीबॉडी होता है, ये सब अभी हम लोग आगे के सेक्शन में देखेंगे, उसी पैथोजन से लड़ने के लिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं, उस एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स जो हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं, और उनकी संख्या फिर मल्टीप्लाई कर जाती है अंडर द सिचुएशन ऑफ द एंटीजेनिक चैलेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर पैथोजन। यही क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी भी कहलाता है, आगे हम लोग देखेंगे।
यानी जब एंटीजेनिक चैलेंज हुआ, पैथोजन एंटर करता है, तो उस पैथोजन से के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी, वो एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स जो है फिर बहुत ज्यादा बनते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं पर्टिकुलर सेल्स। और इसीलिए कहा गया कि दे सप्लाई इंडिविजुअल विथ ए रिन्यूएबल। और बाद में क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल बन गए वो एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी कौन सा लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में भी कौन सा बहुत प्रकार के लिम्फोसाइट्स है, उसमें भी बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में भी बहुत प्रकार के बी लिम्फोसाइट्स है, उसमें भी प्लाज्मा सेल, ठीक है, आगे हम बताएंगे। प्लाज्मा सेल जो है वो, प्लाज्मा बी सेल जो है वो एंटीबॉडी एक्टिवली सिक्रीट करता है। और जब इन्फेक्शन ओवर हो गया, यानी अब बीमारी चली गई, पैथोजन रिमूव कर दिया सर्कुलेशन से, आपका हटा दिया, वाश कर दिया, आपका क्लियरेंस हो गया, बीमारी गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी से निकल गया, तब क्या होता है? प्लाज्मा सेल्स जो है, अब तो बहुत सारा प्लाज्मा सेल्स था, अब तो जरूरी नहीं है, उस बीमारी तो गए, अब क्यों प्लाज्मा सेल बेकार में पाल करके बॉडी अपना एनर्जी वेस्ट करेगा, उसको मेंटेन करेगा। ओके, तो वो क्या करता है, प्लाज्मा सेल्स, बाकी प्लाज्मा सेल एपोप्टाइज हो जाते हैं, एपोप्टोसिस हो जाता है, बट कुछ प्लाज्मा सेल्स जो है बॉडी बचा के रख लेता है और उसको स्टोर कर लेता है इन सम स्पेशल पॉकेट्स, एंड दोज प्लाज्मा सेल्स सर्व एज द मेमोरी सेल। मेमोरी सेल बन जाता है, और ये मेमोरी सेल थ्रू आउट द लाइफ टिल द 90 ईयर्स ऑफ योर एज दे रिमेन अलाइव, वो तब तक बचे रहते हैं। इसीलिए कभी कभी मैं ब्लड डोनेट करने से बचता हूं, लेकिन मना नहीं कर रहा हूं। प्लाज्मा सेल निकल गया तो आपका वो, और जब सेकेंड टाइम एंटीबॉडी एनकाउंटर होगा, दोज प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स आर वेरी फ्यू इन नंबर। तो हर डिजीज के अगेंस्ट मेमोरी सेल है, जो जो आप एनकाउंटर कर चुके हैं पहली बार, यानी सपोज जो वैक्सीन दिया गया आपका, उस वैक्सीन का मेमोरी सेल बन गया, हर हर तरह के वैक्सीन का मेमोरी सेल वो रह गया बॉडी में, और लाइफ लॉन्ग तक वो रहेगा। और जो सेकेंड टाइम एनकाउंटर होगा तो मेमोरी सेल तुरंत जो है, टाइम लगाएगा नहीं, तुरंत एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, इमीडिएटली विद इन 2 days। लेकिन फर्स्ट टाइम जब एनकाउंटर होता है, एंटीजेनिक चैलेंज होती है, तो पहली बार जब एंटीबॉडी बॉडी में बनता है, कोई बॉडी के लिए नया मॉलिक्यूल है, फॉरेन सब्सटेंस है, तो दैट टाइम इट टेक्स सम टाइम। ओके, एम आई क्लियर? Yes, sir. आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? यस सर, आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यही जो है एक्टिव इम्यूनिटी, तो ये सब जो पार्ट था किसका, अभी हम बता रहे हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के कंपोनेंट का। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये इम्यून, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तुमको समझ में आएगा कि भैया कितनी चालाकी से सेल जो है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम रक्षा करता है, और कितना सब तरह का मेथड लगाता है, स्ट्रेटेजी लगाता है, कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं, बहुत तरह कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी है। तो एक्टिव इम्यूनिटी द इंडक्शन, तो ये लॉन्ग लिव प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो है वैक्सीनेशन दिया जाता है। और मेमोरी सेल जो बना यहाँ, इसीलिए हम थोड़ा सा ये पीछे गए, मेमोरी सेल का यहाँ पर जिक्र आया। तो एज वी विल डिस्कस बिलो, बाद में देखेंगे, दिस लॉन्ग लिव प्रोटेक्शन कम्स फ्रॉम memory cells which provide protection for years or even decades after the initial exposure. Okay, इसीलिए पुराने जमाने में लोग जो है बहुत ज्यादा मर जाते थे, मोर्टेलिटी हाई था, क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसके बाद जो भी एंटीजन का एक्सपोजर करेगा, फर्स्ट टाइम करेगा, तो इस फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होने में और उसके मेमोरी सेल तक बनने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो एक्सपोजर होगा तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी होती थी। जो बच गया उस बीमारी से, उसी के ना अंदर मेमोरी सेल है, जो वो फिर सेकेंड टाइम जब होगा तो उसको कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जब वैक्सीनेशन का आविष्कार हुआ, सोचो लुईस पास्चर ने कितने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है। तो लुईस, तो ये एक स्टैटिस्टिकली प्रूवन फैक्ट है, और तुम देखोगे तो आपको मिलेगा कि वैक्सीन का जब आविष्कार हुआ उसके बाद दुनिया का पॉपुलेशन भागना शुरू हुआ। समझे? तो लुईस पास्चर ने जो है, उसके बाद वैक्सीन आ गया, तो वैक्सीन आ गया तो जो भी एक सेट ऑफ डिजीजेस थे, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, जो बच्चों को काफी वो लीथल थे बच्चों के लिए, उन सब का वैक्सीन दे दिया गया। तो अब जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी घट गया। अब देखिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब
तो ये ह्यूमोरल कंपोनेंट। आप अभी हम बताया कि एंटीबॉडी कर रहा है, बट एंटीबॉडी आ कहाँ से रहा है? एंटीबॉडी भी कहीं से सिक्रीट हो रहा है। तो एंटीबॉडी जो सिक्रीट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? बी सेल से, बी लिम्फोसाइट्स, स्पेशल टाइप ऑफ बी लिम्फोसाइट्स सिक्रीट्स द एंटीबॉडी। तो यहाँ पर क्या है, सेल्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन बी लिम्फोसाइट का एक्शन से पहले ही मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सब पहले ही उसका एनकाउंटर हो गया ब्लड में जब पहली बार आया, क्योंकि ये सब नॉन स्पेसिफिक होता है। तो पहले एनकाउंटर होता है नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट, यानी इनेट इम्यूनिटी कंपोनेंट जो हम आपको बताए हैं पहले। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी, इनेट इम्यूनिटी का जो कंपोनेंट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाजेस, ये सब अब आगे देखते हैं कैसे हो रहा है। ए कंट्रोवर्सी डेवलप बिटवीन दोज हु हेल्ड टू द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड दोज हु एग्रीड विद मैकिनकॉफ्स कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी इम्पार्टेड बाय द स्पेसिफिक सेल्स और सेल मीडिएटेड। ये तो बहस चलते रहा इन दोनों के बीच में सालों से कि नहीं हम बड़ियार तुम बड़ियार, हमारा बात सही तुम्हारा बात सही। बाद में पता चला दोनों का बात सही है। द रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ द टू वेर वाइडली डिबेटेड एट द टाइम। इट इज नाउ ऑब्वियस दैट द बोथ आर करेक्ट. The full immune response requires both cellular and humoral components. Humoral yani soluble components. Early studies of the immune cells were hindered by the lack of genetically defined animal models and modern tissue culture techniques, whereas early studies with serum took advantage of the ready availability of the blood and established biochemical techniques to purify proteins. कहने का मतलब पुराना जमाना में जैसे आज के टाइम में डिफिकल्टी है कि आप किसी को पकड़ के नहीं कर सकते, बहुत सारा एथिकल इश्यूज है। आजकल को तो एनिमल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करने पर आपको एथिकल इश्यूज लगा देगा। मेनका गांधी आ जाएगी, ये आ जाएगी, भाई कुत्ता को क्यों इंजेक्शन दिया, घोड़ा को क्यों दिया भैया, चूहा को क्यों कर रहे हो, बंदर को क्यों कर रहे हो। जो पेटा वाले आ जाएंगे, एनिमल रेस्क्यूअर्स, उनका भी बात सही है, क्योंकि ये सब इनके ऊपर क्रुएलिटी है। लेकिन जब इनके ऊपर क्रुएलिटी नहीं होता तो वैक्सीन भी नहीं आता। ह्यूमन तो बहुत ही सेल्फिश एनिमल होता है। तो पहले, लेकिन पहले के जमाना में जिसमें ह्यूमन राइट्स बहुत कम था, देखो एडवर्ड जेनर जबरदस्ती पकड़ के एक बच्चा को लगा दिया अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ह्यूमन राइट्स जो है उस समय नहीं था उतना ज्यादा, कोई भी कुछ भी करता था। तो अर्ली स्टडीज में ये चीज तो था उनके पास कि हमारे पास ब्लड खूब है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आदमी पर एक्सपेरिमेंट कर लो। लेकिन एनिमल मॉडल नहीं था उनके पास ना, हिंडर्ड बिकॉज दे लैक द जेनेटिकली डिफाइंड एनिमल मॉडल। किस एनिमल पर आप स्टडी करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे? कोई एनिमल पर स्टडी करोगे कोई पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, तो उसको जेनेटिकली डिफाइंड करोगे। अगर मान लो कि फल्ला जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन, तो आप क्या करोगे, जीन नॉकआउट करके वो जीन निकाल दोगे, फिर वो एनिमल बनाओगे। एनिमल मतलब वो एनिमल का जन्म कराओगे, तो वो एनिमल मॉडल हो गया कि फल्ला जीन उस एनिमल में नहीं है या डिफेक्टिव है। तो इस प्रकार का स्टडी जो है तब जाके प्रूव होता है कि नहीं दैट इज रेस्पॉन्सिबल नॉकआउट मेथड से। तो ये सब उस समय नहीं था, बाद में आया ये सब। अभी के जमाना में मॉडर्न टिश्यू कल्चर टेक्निक्स भी नहीं थे। लेकिन अर्ली स्टडीज में सीरम टुक एडवांटेज ऑफ द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। ब्लड खूब था, किसी का भी खून कितना भी निकाल लो, लीटर का लीटर, जितना एक्सपेरिमेंट करना है करते रहो। ओके, एंड स्टेब्लिश बायोटेक्निक्स टू प्यूरिफाई। और बायोकेमिकल टेक्निक्स बहुत क्रूड टेक्निक्स होता था प्यूरिफाई करने के लिए, उसमें बहुत सारा वेस्टेज होता था। तो ये सब का कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये एडवांस टेक्निक नहीं था। बट information about cellular immunity therefore lagged behind the characterization of the human। तो इसीलिए सेलुलर इम्यूनिटी का जो डिटेल्स है वो बाद में पता चला, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी का डिटेल्स जो है उसमें कुछ कुछ पता चल गया था। बाद में और ज्यादा डिटेल जो है सेलुलर इम्यूनिटी का हमने पता लगाया इन द लेटर ईयर्स। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज की experiment in 1940s, in a key experiment in the 1940s by this fellow Merrill Chase। okay, Merrill Chase नाम था, और ये कहाँ काम करता था, रॉकफेलर इंस्टीट्यूट में। ये शायद कैलिफोर्निया में है, चेक कर लेना कहाँ है रॉकफेलर। एक सेकेंड, लुकअप रॉकफेलर। रॉकफेलर अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, फुल नेम इज जॉन डेविसन रॉकफेलर। ही इंस्पेक्टेड, मतलब अमेरिकन है, कैलिफोर्निया में है शायद रॉकफेलर इंस्टीट्यूट सक्सीडेड इन कॉन्फेरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस बाय ट्रांसफरिंग व्हाइट ब्लड सेल्स बिटवीन गिनी पिग्स। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसकी वजह से यह सिद्ध हो गया
कि सेल्स भी जो है इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं। कैसे, देखिए। गिनी पिग मतलब बिलायती चूहा, जो बाजार में मिलता है ना आपको, चितकबरा, ब्राउन, व्हाइट, इस पर काफी एक्सपेरिमेंट होता है। गिनी पिग्स। तो क्या किया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, टीबी का ट्रांसफरिंग व्हाइट ब्लड सेल्स बिटवीन गिनी पिग्स। तो क्या, अब देखिए कैसे किया। अंटिल दैट पॉइंट अटेम्प्ट्स टू डेवलप एन इफेक्टिव वैक्सीन और एंटीबॉडी थेरेपी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस हैड मेट विथ फेल्योर। अब यहां से अंतर समझ में आएगा क्यों टीबी का अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाया, और आज तक नहीं बन पाया है। साइंटिस्ट हर बार कहता है 30 साल में हम टीबी का वैक्सीन बना लेंगे। मलेरिया का भी वही कहानी, आज भी बोलता है, मैंने तो मलेरिया पर रिसर्च किया है, मलेरिया का यही कहानी आज भी बोलता है 30 साल में वैक्सीन होगा होगा होगा। नहीं होगा, 30 साल बाद भी बोलेगा यही होगा। तो ये लोग पता है नहीं बन सकता है, ऐसा स्ट्रेटजी है। लेकिन गवर्नमेंट से फंड लेने के लिए रिसर्च के नाम पर ये लोग कहते रहता है 30 साल में बना लेंगे, 25 साल में बना लेंगे। और वही कहानी हमको कोरोना में भी लग रहा है, ये सब वैक्सीन ज्यादा सक्सेसफुल होगा नहीं मेरे ख्याल से। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, एंटीबॉडी अगेंस्ट थेरेपी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस मेट विद द फेल्योर। अभी तक बन नहीं रहा था टीबी के अगेंस्ट, क्योंकि टीबी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। सो दस चेज जो है डिमोन्स्ट्रेट किया विद द हेल्प ऑफ रिकिंडल इंटरेस्ट इन द सेलुलर इम्यूनिटी, हेल्प टू, अब इससे फिर से सेलुलर इम्यूनिटी में इंटरेस्ट डेवलप